हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से रिलेटेड हैं, वो सभी को ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई घटना चक्र पुस्तक, ये वाली पुस्तक खरीदना चाहता है तो आराम से खरीद सकते हैं। पुस्तक बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, साथ में इसके साथ में व्याख्या है और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे से हैं। और सारे एग्जाम में जो रिपीट हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा है। टोटल उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो एग्जाम के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूँगी, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। अगर आप लोग कोई परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मिलती है ये पुस्तक, और सारे सब्जेक्ट की मिलती है, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी ही नहीं, चाहे कोई सा सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। साथ ही ये इसका फेस होता है, ये ऐसी देखने में मिलेगी, ऐसी आप देख के पहचान सकते हैं इसको, बुक को। तो देख लीजिए आप लोग, ये अच्छी बुक है। 2000 के बाद के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें शामिल किए हैं ये। साथ ही सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिए हुए हैं, जो भी जितने भी टॉपिक हैं हिंदी के, वो सारे 1 2 3 करके टॉपिक वाइज सारे सारे लेसन को इसमें कवर किया है। सबसे अच्छी इसकी पुस्तक की बात है कि इसमें टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को रखा है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी है। प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से, इसमें जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे से प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखा है। फालतू के प्रश्न इसमें नहीं हैं पुस्तक में। तो आप देख सकते हैं, ये देखो, काव्यशास्त्र की शब्द शक्तियाँ, काव्यशास्त्र, सारे टॉपिक वाइज इसमें रखे गए हैं। तो आप, ये इसका इंडेक्स है, आप इंडेक्स के आधार पर भी समझ सकते हैं कि पुस्तक कितनी ठीक है एग्ज़ाम के आधार पर। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं तो उनसे खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आज हम हिंदी के रीतकाल जो लेसन है उसको हम पढ़ेंगे, रीतकाल आज समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्नों को कवर करेंगे। और जिन लोगों को डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकाल के कवि कौन नहीं है, ये बताना है। विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों में हमें बताना है कि रीतकाल के कवि कौन नहीं है। तो मैं इसमें विकल्प में केवल और केवल आंसर बताऊंगी, क्योंकि रिपीट नहीं करूंगी। इसमें बहुत सारे वो केवल नाम हैं तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें वही नाम और ऑप्शन बताऊंगी जो सही है, ठीक है। इसमें है मैथिली शरण गुप्त। आंसर हमारा होगा, सॉरी, इसमें रीतकाल के कवि कौन से हैं ये बताना है। तो सारे के सारे जो रीतकाल के कवि हैं, ऑप्शन है घनानंद, वो नंददास हैं, सूरदास हैं, परमानंद हैं, छेद स्वामी हैं। ये सारे के सारे हमारे जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि रहे हैं। दूसरा है बिहारी है, मधुराम है, घनानंद है और भूषण हैं। तो ये ही हमारे रीतकाल काव्यधारा के कवि हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी सही। आप भी को टिक लगा सकते हैं, बी, बिहारी, घनानंद। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आंसर हो जाएगा बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। ये सारे के सारे जो हैं रीतकाल के कवि हैं, हम लोग सभी जानते होंगे, कोई खास नहीं है। दूसरा जो थर्ड ऑप्शन है सी, मैथिली शरण गुप्त हैं और श्रीधर पाठक हैं, सुवर्णलाल द्विवेदी हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। और जायसी है, मंझन है, विद्यापति हैं, ये चंद्रवरदाई हैं, ये आदिकाल के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद है, इसमें कोई खास व्याख्या का ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए, ठीक है। हमें क्रम बताना है कि कौन किस आधार पर इनका समय रहा है। ऑप्शन है, क्रम से बताना है, ठीक है। ऑप्शन है, घनानंद है, ठाकुर है, रसलीन है, रहीम है। दूसरा है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। और इसके बाद है, और रहीम है, रसलीन है, ठाकुर है, घनानंद है, रहीम, ठाकुर। ये बार बार ऑप्शन एक जैसे होते हैं ना, उन्हें रिपीट करने में बहुत ही दिक्कत फील होती है। इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी जो सेम ऑप्शन के हैं, ओके। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी सही, रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। ये क्रम से लगाए गए हैं। इसमें रहीम का जो जन्म है, साथ ही इसकी व्याख्या है, आप लोग व्याख्या को देख सकते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता का नाम बेरम खान था तथा माता का नाम सुल्ताना था।
और रीतकाल के रीतमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद। घनानंद का जन्म है 1673 ईस्वी में। बुलंदशहर के रहने वाले थे ये। इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ है। एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के पीर मुंशी थे। ठीक है, जो घनानंद हैं वो मोहम्मद शाह के पीर मुंशी थे। मीर मुंशी बोलते हैं, सॉरी, मीर मुंशी थे। दूसरा है 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। तीसरा नाम जो आता है रसलीन का। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इसी आधार पर कभी प्रश्न बन जाता है कि रसलीन का पूरा मतलब उनका जो असली नाम है वो क्या है, तो हम बता सकते हैं सैयद गुलाम नबी इनका असली नाम है। ये रसलीन के नाम से कविताएं लिखा करते थे। इसी के आधार पर ये प्रसिद्ध हो गए और आज हम सभी इनको पढ़ते हैं। रसलीन के नाम से ही इन्हें मोस्टली जाना जाता है। इनका असली नाम जो है वो शायद ही किसी को पता हो, तो आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न, ऑप्शन है दूसरा। दूसरा है रसलीन का जन्म 1679 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1785 ईस्वी में हुई। इसके बाद है ठाकुर का पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनका जन्म 1766 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब राय था और अतः जन्म काल के अनुसार निर्धारित क्रम भी सही है। ये कोई खास चीज़ नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो आप इस व्याख्या को इतना समझ सकते हैं कि सबका हमें जीवन काल और थोड़े से उनसे रिलेटेड जो भी हमें जानकारी मिली वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक कृति कौन सी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतकाल में वैसे तो बहुत सारी कृतियों का उल्लेख हमें मिला है, लेकिन महत्वपूर्ण कृति जो सबसे उल्लेखनीय कृति है वो पूछा है। ऑप्शन है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। सॉरी, कृति नहीं, प्रवृत्ति पूछा है। मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने कृति पढ़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझें। इसमें प्रवृत्ति पूछा, सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी रही है रीतिकाल में। ठीक है, पहला है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। दूसरा है अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष। तो आंसर इसका जो मेरे हिसाब से होगा वो हो जाएगा पहला सही, ए ही है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। रीतकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम, तोष, रसलीन और मृत प्रभृति इत्यादि अन्य कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। हम लोग सभी जानते हैं कि रीतिकाल में अगर इसका नाम भी जो रखा गया है वो श्रृंगारिकता के ही आधार पर रखा गया है, क्योंकि श्रृंगार में रति का उल्लेख होता है और उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है रीतिकाल। तो हम समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा जो इसका उल्लेख हुआ है वो नायक नायिका भेद और श्रृंगार विवेचन से रिलेटेड जो भी रस विवेचन है, श्रृंगार रस विवेचन इसमें हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका महत्वपूर्ण जो छंद था, ज़्यादा मोस्टली रीतिकाल में कौन छंद का प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न है। और ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी में प्रश्न 15 में पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन है सवैया था, दोहा था, चौपाई था या फिर छपै था। तो रीतिकाल में सबसे ज़्यादा जो किसी छंद का प्रयोग हुआ है वो है सवैया। सवैया का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या जो हमें संतुष्टि देती है हमारे मन को। रीत योगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है। इनमें कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि आदि जो छंद हैं उनका प्रयोग हुआ है, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो है सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस से किया है। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में थोड़े से ऐसे आते हैं जो किसी न किसी तथ्य को जाहिर करते हैं, इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं आंसर इसका हो जाएगा ए सही, यानी कि सवैया। वैसे तो सभी लिखे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिय इनका छंद रहा है वो रीतकालीन कवियों का वो सवैया ही रहा है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। ये बताना है कि रीतिकाल में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ऑप्शन है केशव दास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है इन्होंने। इसके साथ ही कुछ लोग केशव को भी मानते हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाली परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीतकाली परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली थी।
ठीक है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने रीतिक काल के प्रवर्तक आचार्य केशव को माना है। ठीक है, भागीरथी ने केशव को माना है, ये याद रख लें आप लोग। इसके बाद है विश्वनाथ केशव को मानते हैं। नाम वाइज आप जरूर याद रखेंगे इनको, क्योंकि कभी कभार नाम आता है। तो भागीरथ और केशव ने विश्वनाथ ने केशव को माना है। इसके बाद चिंतामणि है, वो चिंतामणि को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है, देव ने रीति को काव्य के द्वार कहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये व्याख्या है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हिंदी रीत ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए, ये कथन किसका है? अगर जैसे मानते हैं आचार्य रामचंद्र के अनुसार, अगर कहा जाता है कि रीतिकाल का जो आरंभ किसने किया है, तो वो चिंतामणि को मानते हैं। ठीक है, और आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ये कथन किसका है? तो देख लेते हैं ये कथन किसका है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं, और हैं राम कुमार वर्मा। और ये प्रश्न जो है आया है LT ग्रेट PSC 2018 का प्रश्न है। और आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही ऐसा कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही ये कहे हुए शब्द हैं। इनका मानना है कि रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, उन्हीं को प्रवर्तक मानना चाहिए, ये अपना इन्होंने ओपिनियन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के विषय में। इसके बाद है थोड़ी सी व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। उन्होंने संवत 1717 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, काव्य कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखे। ये तीनों ही ग्रंथ आप याद कर सकते हैं, ये तीनों ग्रंथ चिंतामणि के महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं और बहुत बार रिपीट होते हैं। काव्य विवेक, काव्य कुल कल्पतरु, दूसरा है काव्य प्रकाश, ये तीनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो लिख कर काव्य के सब अंगों का प्रयोग पूरा निरूपण किया है और पिंगल तथा छंद शास्त्र में भी ये पुस्तक लिखी है। ये इसकी व्याख्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस व्याख्या के आधार पर। इसके बाद है प्रश्न आया है 13। प्रश्न है रीतिकाल का कला काल किसने कहा? रीतिकाल को यहाँ को लिख लेना आप लोग। रीतिकाल को, मेरे से एक गलती हो रही है कि मैं सीधा सीधा पढ़ रही हूँ, इसके साइड वाले प्रश्न नहीं ले रही हूँ। अभी मैंने देखा है तो मुझे समझ आया है, लेकिन अब इसके बाद जो है मैं स्टार्टिंग से ये जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्न है ये 4 है। रीतिकाल की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन में से एक विशेषता गलत है, ये बताना है। रीतिकाल की हमें विशेषताएं बतानी है, इसमें बताना है एक गलत है, वो हमें आंसर देना है। ऑप्शन है रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, अलंकार होगा यहाँ पर, अलंकरण मिसप्रिंट हुई है, तो अलंकार की प्रधानता है। दूसरा है रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही है। तीसरा है जो है रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। दूसरा है रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता रही है, तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन स्वरूप वर्णन तो नहीं हुआ है, क्योंकि रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने मोस्टली या तो किसी राजा की प्रशंसा की है, और जैसे कि छत्रसाल हैं और शिवाजी हैं, ऐसे बहुत सारे राजा रहे हैं। तो मोस्टली रीतिकाल में या तो कवियों ने किसी राजा या अपने जिनके यहाँ ये दरबारी कवि रहा करते थे आश्रयदाता के रूप में, तो उन कवियों, उन महाराजाओं राजाओं का उन्होंने मतलब प्रशंसा की है उस, और या फिर जो लिखे हैं वो लिखे हैं श्रृंगारिक रचनाएं और नायक नायिका भेद, इन पर इन्होंने अपना लेखन किया है, और प्रकृति से इनका कोई लेना देना नहीं रहा है। हालांकि रीतिकाल में एक प्रकृति के कवि रहे हैं और बाकी किसी ने नहीं लिखा है प्रकृति पर, तो आप समझ सकते हैं आंसर हमारा सी सही होगा। ठीक है, और देख लेते हैं इसकी एक छोटी सी व्याख्या है। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलम्बन रूप से प्रकृति चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल में अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, श्रृंगार चित्रण हुआ है, वीर और भक्ति काव्य लिखे गए हैं, नीति काव्य लिखे गए हैं, ब्रज भाषा का उत्कर्ष अलंकारिक रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये समझ सकते हैं कि रीतिकाल में जो भाषा थी वो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें कि रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा नायिका भेद का प्रयोग पर इन्होंने अपना लेखन किया है। दूसरा है
श्रृंगार चित्रण किया है, रचनाएं लिखी हैं और भक्ति काव्य भी थोड़ा बहुत लिखा है। नीतिपरक बहुत काव्य लिखे गए हैं, यानी कि सतसई, जैसे बिहारी सतसई, मतीराम की सतसई, इस प्रकार से नीतिपरक बहुत सारे इसमें रचनाएं हुई हैं रीतकाल में। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न, दूसरा प्रश्न है रीतकाल कवियों की काव्य भाषा क्या थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए दोबारा फिर से पलट के आया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ब्रज भाषा पर आप लोग इसको लगा लेंगे। इसका एक छोटा सा नोट भी है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा ही अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानियो। अन्य महत्वपूर्ण है, इसके बाद व्याख्या है। व्याख्या आप देख सकते हैं, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर और देव भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने यह मिथ तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना करने के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये दिए हुए हैं, कुछ तथ्य हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न लेंगे दूसरा, रीतिकाल का समय क्या था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीतिकाल का समय मोस्टली क्या रहा है। तो ऑप्शन है 1050 से 1375 ईस्वी विक्रम संवत रहा है, 1373 से 1700 विक्रम संवत रहा, 1700 से 19 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो रीतिकाल का समय काल रहा है वो 1900 विक्रम संवत रहा है, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। और ये समय, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो समय दिया हुआ है 1700 से 19 विक्रम संवत, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर है। आप सभी को नहीं मानिएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोस्टली ये इसलिए मिलता है क्योंकि मोस्टली जो हिंदी साहित्य में अगर किसी की ऑथेंटिकता मिलती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उसमें मिलती है काव्य में। तो इसी आधार पर ये जो है प्रश्न इसमें कहा गया है कि समय सीमा 1700 से लेकर 1900 तक ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर है, और इसे ईस्वी में अगर बदलेंगे तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना जाता है। इसके साथ आता है गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, रामरतन भटनागर और रमाशंकर शुक्ल रैशाल, और हैं राम खिलावन पांडे आदि। रीतकाल का आरंभ 1600 से ही मानते हैं। ठीक है, ये इनके साथ यानी कि समकक्षी हैं, ये इनको इनसे इस काल से सहमत हैं ये प्रमुख कवि। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर हम मान सकते हैं कि उन्होंने काल विभाजन किस रूप में किया है। तो इसमें है कि मतलब उत्तर मध्यकाल जो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो किस काल को दिया है ये बताना है। ऑप्शन है श्रृंगार काल है, अलंकृत काल है, रीतकाल है, मध्यकाल है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा है, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल कहा है। भक्तिकाल, ये आप लोग समझ लें। ठीक है, भक्तिकाल कहा है, देख लेंगे। इसकी व्याख्या कोई खास नहीं है, बस समय सीमा दी हुई है। इसके साथ ही नेक्स्ट हम दूसरा प्रश्न लेंगे। प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, यानी कि रीतिकाल को जो नाम पड़ा है वो श्रृंगार काल किसने नाम दिया है रीतिकाल को। ठीक है, ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, आचार्य विश्वनाथ ने दिया है, मिश्र बंधुओं ने दिया है, या फिर रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, बी। आचार्य विश्वनाथ ने ही रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है, और रीतिकाल नाम दिया है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके साथ हम देख लेते हैं व्याख्या है थोड़ी सी, और आपके डाउट इस व्याख्या के आधार पर क्लियर हो जाएंगे। तो व्याख्या है, रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीत ग्रंथों की बाहुल्यता को देख कर ही इसे रीतिकाल नाम दिया है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। ठीक है, दूसरा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रैशाल, इसे कलाकाल कहते हैं। इसके बाद आता है आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया है। कलाकाल और जयकाल कहा है रमाशंकर रैशाल गुप्त ने। ठीक है, इस काल को सबसे अधिक सार्थक नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा राजनाथ शर्मा और जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल प्रभृति
की दृष्टि में श्रृंगार काल है। ठीक है, ये बताया है कि राजनाथ, जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल और प्रभृति की जो आदि कवियों ने इसे कहा है श्रृंगार काल। ठीक है, साथ हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं वो हैं विश्वनाथ, तो ये इनके साथ हैं। आप लोग समझ सकते हैं, सभी का नाम इसमें है, सभी के आधार पर हम किसने किसको क्या नाम दिया है ये भी हम समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न लेंगे, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ये तो अभी बताया है, तो हम समझ सकते हैं विश्वनाथ हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा है। इसके बाद प्रश्न बनता है, रीतिकाल को कलाकाल कहा है, तो रमाशंकर ऊपर दिया था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल और जयकिशन काल कहा है। ठीक है, रीतिकाल को। इसके बाद है प्रश्न इसके बाद है प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार अलंकृत काल कहा है, तो वो मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, ये हम देख रहे हैं इधर बार बार करके कि इधर कोई प्रश्न तो नहीं छूट गया है। आप लोग सोच रहे हैं मैं हिला बहुत रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं प्रश्न देख रही थी। इसके बाद है प्रश्न 15। प्रश्न 15 ये लास्ट प्रश्न होगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर बताएं कि ये पुस्तक का रिव्यू आपको कैसा लगा, यानी कि पुस्तक कैसी है। तो पुस्तक के विषय में आप जरूर बताएं, अगर आपके हिसाब से अच्छी है तो हमें एक कमेंट जरूर बताएं, और कुछ डाउट है तो उसका भी एक कमेंट बता सकते हैं। एक जरूर कमेंट दिया करें, इस पुस्तक के विषय में एक कमेंट जरूर दें। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है, आप लोग समझ लें, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। तो ये तो प्रश्न ऊपर हो ही चुका था, रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा है वो कहा है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, ये प्रश्न सही है, मिश्र बंधुओं ने। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, और साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका रिव्यू हमें ज़रूर बताएं पुस्तक का, क्योंकि उसके हिसाब से मैं और किसी को भी ये सजेस्ट कर पाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से पुस्तक बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर एक इसका रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू।